हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास के आखिरी प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे आखिरी 30 क्वेश्चन जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। इसके ज़रिए एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और किसी क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है वो भी आप समझ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इन सभी प्रैक्टिस सेट्स की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। चलिए आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार बताता है? वाइगोत्स्की के अनुसार विकास और सीखना, अधिगम के बीच जो रिलेशन है उसको एक लाइन में बताना हो तो कैसे बताओगे? पहला, विकास अधिगम से अलग है, स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम एक ही बात होती है। अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, साथ साथ चलती हैं परंतु अलग अलग चलती हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, नहीं अपने मन से बताने लगो। तो वाइगोत्स्की ने बताया है कि अधिगम प्रक्रिया विकास प्रक्रिया से तेज होती है, क्योंकि विकास में विभिन्न प्रकार के अधिगमों को जोड़ा जाता है जिसमें टाइम लगता है, पर अधिगम जब आप सीखते जाते हैं तो उसमें टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल सीखने से संबंध है, उसका यूज कैसे करना है विकास के द्वारा वो बाद का काम हो जाता है। ये वाइगोत्स्की बोल गए हैं, ये सही है या गलत उसकी आलोचना बात की बात है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार इस तरह से विकास होता है। नंबर 2, कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया है। कोलबर्ग ने यह प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो कोलबर्ग का सिद्धांत तो मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है, तो आपको पता ही है कि कोलबर्ग जो है पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव के खिलाफ थे, परंतु बिल्कुल भेदभाव के खिलाफ इस तरह से थे कि उनको पुरुषों और महिलाओं में अंतर ही नहीं दिखता था। पुरुषों और महिलाओं को पढ़ाने में, उनका सम्मान करने में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुषों और महिलाओं में विभिन्नता तो होती ही है ना, शारीरिक और मानसिक थोड़ी बहुत। कोलबर्ग ने कहा नहीं, कुछ नहीं होती है। तो इसलिए आलोचना उनकी सबसे बड़ी यही थी कि तुम्हें मतलब ही नहीं है कि स्त्रियों को किस तरह से चलना चाहिए और पुरुषों को क्या, तुमको लगता है कि बिल्कुल एक ही हैं, सबके सब मनुष्य हैं। ये कोलबर्ग की आलोचना है। अगला, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका क्या करेगी? एक बाल केंद्रित कक्षा है, बच्चा केंद्रित कक्षा है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा है, तो उसमें अध्यापिका क्या करेगी? पहला, अधिगम को सुगम और सरल बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे से नंबरों के लिए कंपटीशन करने को बोलेगी। दूसरा, वह अपने बच्चों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करेगी और फिर बच्चों से कहेगी कि अब तुम भी वैसा ही करो। तीसरा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। और चौथा, मुख्य तथ्यों की व्याख्या के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग, बाद में शिक्षार्थियों का उसकी सहजता के लिए आकलन करना। देखो, अगर बाल केंद्रित शिक्षा बनानी है ना तुमको, तो बाल केंद्रित में बच्चे को इस तरह से पढ़ाना होता है जिससे तुम्हारा यूज कम से कम हो और बच्चा अपने मन से ही सीखना आरंभ कर दे। अगर तुम्हारा यूज सबसे ज़्यादा है एज ए टीचर, तो वो टीचर केंद्रित, शिक्षक केंद्रित हो जाएगी, जिसमें टीचर सबसे जरूरी हो जाएगा। इसीलिए बाल केंद्रित में बच्चे से ही सब करवाने के लिए उसको सिखाया जाता है कि तुम खुद ही पढ़ सको। और इस तरह का ऑप्शन सिर्फ सी में है जो स्वयं के अधिगम के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। बाकी में देखो, नंबर के लिए भगवाना है तो ये गलत हो जाएगा। ये अनुकरण विधि होती है जिसमें जब तक इसमें दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि अध्यापिका पहले खुद कुछ करेगी फिर बच्चों से करवाएगी, तो पहले अध्यापिका जो करेगी बच्चे वही करेंगे, तो अध्यापिका जो करना डिसाइड करेगी वो सबसे जरूरी हो जाएगा। तो वो शिक्षक केंद्रित कक्षा हो जाएगी, ना कि बाल केंद्रित। तो ये भी गलत हो जाएगा।
व्याख्यान पद्धति तो सबसे बोरिंग पद्धति है, तो ये गलत तो है ही। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा हो सकता है? संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतःवैयक्तिक। तो अंतःवैयक्तिक क्या होता है? जब अपने अंदर से सोचा जाए। आत्मबोध में भी अपने अंदर से ही सोचा जाता है, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता बताओ। वाइगोत्स्की और पियाजे में अंतर बताना है, ना कि ये बताना है कि इनमें सही कौन है गलत कौन है, उससे मतलब नहीं है। पहला, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना में अंतर है। दूसरा, बच्चों को पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका में अंतर है। तीसरा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। चौथा, ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसमें भाषा और चिंतन के मामले में सबसे ज़्यादा अंतर है। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि समाज से ज़्यादा सीखता है, पियाजे बोलते हैं सीख के पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, इस बात पे अत्यधिक विवाद होता है कि क्या लड़के और लड़कियों में योग्यताओं का जो अंतर है, विशिष्टता है, वो उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होती है। इस संदर्भ में 4 लाइनें दी हैं, आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं और सबसे उचित विकल्प देना है। ऑप्शन ए, देखो, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना कि इसमें यह है कि आनुवांशिक घटक जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा दिखें उस पर निशान लगाना है। ये नहीं कि भले ही ऑप्शन सही हो लेकिन उसमें आनुवांशिकता नहीं दिख रही हो, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। दूसरा, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेलते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो जन्म से इस प्रकार होते हैं। तो ये तो शुद्ध गलत है। लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते तो फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब लोग तो फिर कहाँ सेवा भाव सीख गए हैं? जन्म से ऐसे तो नहीं होते, ये तो गलत बात है ना। ठीक है। और आनुवांशिक घटक अब जिसमें ना वो हटाओ। पहले ऑप्शन में सामाजिक रूप से तैयार किया जा रहा है, हतोत्साहित भी समाज ही करेगा, तो इसमें आनुवांशिकता कहाँ से आई? तो ये भी हटाओ। अब बचे ये दो, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेलते क्योंकि उनकी अभिरुचियां भिन्न होती हैं, और अभिरुचियां आनुवांशिक हो सकती हैं और लेकिन अभिरुचियों में जिस तरह से उनकी पढ़ाई हुई है, जिस तरह से वो जिस समाज में वो पले बड़े हैं उसमें भी अंतर होता है। तो यौवनारंभ के बाद जो साथ नहीं खेलने का है उसमें केवल आनुवांशिकता नहीं बोल सकते। ठीक है, आप कबड्डी नहीं खेल सकते क्योंकि वो फिजिकल गेम है, लड़कियां आपसे तेज नहीं दौड़ पाएंगी। ठीक है, लेकिन आप चेस भी नहीं खेल सकते, ये भी बिल्कुल गलत बात नहीं है। चेस तो खेल सकते हो ना। तो इस तरह का लॉजिक यहां नहीं चल सकता। तो ऑप्शन सी सही होगा केवल। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वह उसके विद्यार्थी अंतर रूप से प्रेरित हो, खुद से प्रेरणा ले लें। इस संदर्भ में वो करे क्या? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को बनाएगी। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देगी। पुरस्कार देगी। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाएगी जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो इसका आंसर है बी। कैसे? उपलब्धि के एक समान मानक मत बनाओ। जिसकी टांग टूटी हुई है उसको भी तुम अगर नॉर्मल आदमी के साथ दौड़ने में बोलोगे कि और जो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाएगा वो अच्छा धावक है, जो नहीं दौड़ेगा वो खराब धावक है, तो उपलब्धि के समान मानक नहीं बना सकते आप। पुरस्कार देना, तो फिर जब पुरस्कार नहीं मिलेगा तो बच्चे मेहनत ही नहीं करेंगे। आपको ये भी तो नहीं चाहिए। आंतरिक रूप से प्रेरणा में पुरस्कार कहां से आ गए? और अभिसारी चिंतन होता है खुल के ना सोच पाना, केवल एक ही प्रकार की सोच रखना और उसी पे डिगे रहना। तो ये भी गलत है। 8वां, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी,
कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था कुछ भी कर ले। और डी, बच्चे कमियों के साथ पैदा ही होते हैं। तो देखो भाई, जो बच्चा फेल कर रहा है, जो बच्चा फेल हो रहा है, अच्छा प्रदर्शन करने में असफलता यानी फेल हो गया बच्चा, फेल होने का अर्थ क्या है? बच्चे फेल होने के साथ पैदा होते हैं? नहीं। कुछ बच्चे फेल होंगे ही कुछ भी उखाड़ लो? नहीं। इस तरह से नहीं सोचना होता है, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग से आंसर देने हैं सारे, इंटरव्यू में भी, किसी में भी, कहीं भी। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग से नहीं देने। अब ए और बी बचे हैं। देखो, आकलन वस्तुनिष्ठ होता है और असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये बात ठीक है, क्योंकि जब बच्चा फेल होगा तो किस किस चीज में फेल हुआ है इससे आप ये पता कर सकते हैं। दैट इज करेक्ट। पर इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद सर हम अपने पाठ्यक्रम को समझेंगे, शिक्षा पढ़ाने के तरीकों को समझेंगे और आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे। तो ए पहला स्टेप तो है, पर फाइनल स्टेप तो बी ही होगा ना। और चूंकि फाइनल स्टेप बी है तो आंसर भी बी होगा। 9वां, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सबसे सही है? कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, बताओ क्या कारण है? बच्चे कमज़ोर दिमाग के हैं, बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं है, वे अनुशासनहीनता करना चाहते हैं, बच्चों को आपकी कक्षा में आना ही नहीं चाहिए था, या फिर बच्चों ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है और उसके लिए तुम्हें पढ़ाने के तरीके पर सोचने की ज़रूरत है। तो मैंने हर वीडियो में बोला है, आपके लिए, आप शिक्षक हैं, बच्चे आपके लिए राम और अल्लाह के बंदे मान लो। इन दोनों को तुम हो उनके भक्त, तुम्हें चेंज करना है, ना कि तुम राम और अल्लाह को चेंज करने के मोड में चले जाओ। बच्चों के बारे में इस मोड में रहिएगा। बच्चे भगवान का रूप हैं, तो तुम बच्चों को कमज़ोर गधा नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये नहीं बोल सकते कि हमारी क्लास में आए क्यों हो। तुम्हें बोलना है कि हम सही से, हमें अपनी शिक्षण विधि पे ध्यान देना है। इस मोड में रहना है आपको। अगला, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है और प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को बताती है। अब बताओ वो कर क्या रही है? पहला, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए? अनुरक्षण पूर्वाभ्यास क्या होता है, प्रेक्षण अधिगम क्या होता है, केंद्र बिंदु की विधि क्या होती है। अगर ये पता ही नहीं है तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? अनुरक्षण पूर्वाभ्यास का मतलब होता है कि भूलने से पहले तुम्हें डर है कि तुम इसको भूल जाओगे, तो तुम पहले से 2 रिवीजन करके चले आए। प्रेक्षण अधिगम होता है कि किसी को देख के उससे सीखना। और केंद्र बिंदु की विधि का मतलब होता है कि कई सारे फैक्ट हैं, उनमें जो चीज़ कॉमन हो, जो चीज़ सेंटर में हो, उसको याद कर लो, बाकी सारे फैक्ट उससे अपने आप याद हो जाएंगे। अब तुम ये बताओ कि इसमें जो लिखा हुआ है कि पहले मेन पॉइंट पढ़े तुमने एक टॉपिक के, उसके बाद उसका फिगर बना लिया, तुमने कोशिका पढ़ी, मान लो तुम मानव कोशिका पढ़ रहे हो कि उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है और ये सब होता है, वो पढ़ लिए। फिर तुम उसके बाद कोशिका का फिगर बना लिए, उसमें जगह जगह लिख दिए। उसके बाद तुम टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर ये यहाँ क्यों होता है? वैसे मैंने याद कर लिया सर ये क्या होता है और यहाँ होता है, पर ये क्यों होता है? ये क्वेश्चन तुम पूछ रही हो। तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम रिवीजन कर रही हो? नहीं, तुम तो डाउट पूछ रही हो। क्या तुम देख के सीख रही हो? नहीं। क्या तुम केंद्र बिंदु की विधि प्रयोग कर रही हो? नहीं। तो ऑप्शन ए पहली बात तो सही है। अब ऑप्शन ए पढ़ भी लो, अगर तुम्हें मान लो ये 3 पता ही नहीं होते तो पहला आंसर कैसे लगाते? वो विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित कर रही, मतलब पहले उसने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, फिगर बनाया, उसने अपने विचारों को केंद्रित किया कि हाँ ये सब होता है। अब उसके बाद वो अपने आप को सोच रही है कि ये यहाँ क्यों होता है, अपने विचारों को, अपने दिमाग को चलाने का प्रयास कर रही। इसीलिए आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है?
ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो पुरस्कार नहीं देने हैं, ठीक है। तुम सारे समाधान उपलब्ध कराओगी प्रस्तुत सभी समस्याओं के, तो जो समस्याएं बाद में मिलेंगी उनका क्या कहोगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में उत्तर देखो, हमसे मत पूछो, ये भी गलत है। तुम काहे के लिए हो फिर? तो ऑप्शन ए सही है। क्यों? बेहतर समस्या समाधान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौके दो, और जब वो उसे सॉल्व कर रहे हो, अटक रहे हो, तो उनकी मदद करो। हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक गठित नहीं हो सकता है जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सहमत किससे हो? देखो, जब ये पूर्ण रूप से आ जाए तो ये है फिक्स्ड शब्द जो गलत होते हैं। केवल, एकदम, बिल्कुल, इस टाइप से जो शब्द आते हैं जो फिक्स कर देते हैं कि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है, वो आंसर अगर किसी की थ्योरी ना दी हो कि वाइगोत्स्की के अनुसार वगैरह, तो वो आंसर गलत ही मान लेना तुम। अधिगम तब तक नहीं होगा जब तक नंबर नहीं दोगे, ये भी गलत है। अधिगम केवल, ये शब्द आ गया ना, देखो, केवल तभी होगा जब व्यवहार में होगा, ये भी गलत है। एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होगा, ये सही है। आगे बढ़ो। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है इनमें से? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया का कारण होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। ये शब्द देख रहे हो आ गया फिर से। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। विकास का सही ढंग से अनुमान तुम नहीं लगा सकते, पहली चीज तो ये हटाओ, बी हटा ही दो। विकास केवल प्रबलन या दंड से, यानी या तो चिल्ला के या केवल तारीफ करके ही आ सकता है, ये भी गलत है। तो ऑब्वियसली आंसर पहला है। और ये बाल विकास का सिद्धांत तो है ही कि विकास अनुभव और आनुवांशिकता इनसे ही बनता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पालन पोषण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त है? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में डाला जा सकता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं तथा दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ये तो गलत है ही। परिवेश का फर्क नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। दूसरा, वंशानुक्रम और परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सही है अभी तक तो। अब ये दो चेक करो। आंसर वैसे सी है इसका, ठीक है, फिर भी हम चेक करेंगे। बच्चा खाली स्लेट के समान होगा, जिस परिवेश में होगा वैसे ही ढाला दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो पाकिस्तान का हर व्यक्ति आतंकवादी होता। परिवेश तो सबका एक जैसा ही होगा ना, तो ये तो गलत है। बी, वैसे पाकिस्तान का हर व्यक्ति आतंकवादी का पता निकले भी, हम लोगों को इतना जानकारी है भी नहीं। बी, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। प्राथमिक रूप से आनुवंशिकी डिसाइड करती, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर प्राथमिक रूप से तुम्हारा शरीर जैसा है, तुम उसी हिसाब से चलोगे, तो फिर तो वैसे तो महात्मा गांधी फिर और ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये तो बहुत कमज़ोर शरीर के लोग थे, फिर बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? तो ये सब गलत है। 15, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है।
ए मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बी घुलने मिलने तथा समायोजन की। सी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। डी मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया किसी आलोचना करना सीखना नहीं है, हटाओ ये। ठीक है, घुलने मिलने तथा समायोजन, यही आंसर हो सकता है अभी तक। मित्रों के साथ सामाजिक बनना भी सामाजिकरण है। मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करना भी सामाजिकरण। अब ये तीन तो सही लग रहे हैं। अब इसमें सबसे उचित आंसर क्या लग रहा है? इसमें केवल मित्रों की बात है, केवल तालमेल बिठाने की बात है, और इसमें मूल्य, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करने की बात है। तो इस ऑब्वियसली आंसर तुम्हारा क्या होगा? ए। इन तीन में सबसे अच्छा आंसर क्या है? ए। 16 पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। अब बताइए क्यों? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता के कारण, व्यक्तिगत कल्पित कथा के कारण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता के कारण, और उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी के कारण। देखो, इन चारों के ही कारण बच्चे याद नहीं कर सकते, लेकिन पियाजे के अनुसार क्यों नहीं कर सकते? तो आंसर सी है। पियाजे ये बोल गए हैं अगर बच्चे में ये बात है तो भी वो याद नहीं कर पाएगा, ये है तो भी नहीं कर पाएगा, लेकिन पियाजे के अनुसार कारण है सी। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगा के जानकारी को याद करने से, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रिया के आधार पर, या उपरोक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर। अब नॉर्मली बच्चे चारों से ही सीख सकते हैं, पर पियाजे के अनुसार कैसे सीखेंगे? अनुकूलन की प्रक्रिया से। तो आंसर होगा सी। अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित कर देना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच का जो अंतर है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जाता। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र की परिभाषा है बी। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या क्या होना चाहिए? अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता ये सुनिश्चित करेगी, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करेगी, आकलन उपकरण के मानकीकरण पर ध्यान देगी, या अपने विद्यार्थियों के सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेगी। तो बहुसांस्कृतिक में तो सामाजिक पृष्ठभूमि देखनी ही पड़ेगी, तो आंसर तो डी है। प्रशासन की अपेक्षाओं के हिसाब से पढ़ाना नहीं, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है। आकलन उपकरण की विश्वसनीयता चेक करेगी, पर उसका बहुसंस्कृति से कोई संबंध नहीं, तो आंसर डी ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर सॉरी। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। विद्यार्थी अध्यापक के साथ योजना बनाएंगे। शिक्षक अधिगम में आकलन की भूमिका को ही नकार दिया जाएगा। संरचनात्मक होना चाहिए और आकलन स्वयं का आकलन वाला बात है अगर, और संरचनात्मक है तो एकमात्र तो शब्द गलत ही है, मैं बोला ना, तो ये तो हटा ही दो। अब विद्यार्थियों को भी स्वयं का आकलन करवाना है तो विद्यार्थी अध्यापक के साथ योजना बनाएंगे, तो आंसर हो गया सी। ऑप्शन ए में देखो सहसंबद्ध किया जाएगा बोला है, तो करेगा तो शिक्षक ही, विद्यार्थी फिर कहाँ आए? विद्यार्थियों की भूमिका क्या रही? कुछ नहीं, तो ये गलत है। और आखिरी तो गलत है ही कि आकलन की भूमिका ही को तुम नकार दोगे। 21वां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे का आधार क्या है? कि समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होना चाहिए। बी, बच्चों के ऊपर दया करो। सी,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना में पैसा ज़्यादा लगता है तो वो मत करो। आखिरी, प्रत्येक बच्चे के लिए मानक एक समान होने चाहिए, तो ये ऑब्वियसली तीनों गलत हैं। बच्चों के ऊपर दया नहीं होती, बच्चों की पूजा करनी होती, जैसा कि मैंने बताया। अगला, पैसे को ध्यान में नहीं रखा जाता बच्चों के लिए, भाई बच्चों का भविष्य तुम पैसे के लिए बर्बाद करोगे। और आखिरी, प्रत्येक बच्चे के लिए एक जैसा मानक नहीं होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें था कि समाज में विभिन्नता है और इसलिए विद्यालयों को समावेशी होना चाहिए। समावेशी शिक्षा इसी को कहा जाता है। अगला 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान के लिए उपयुक्त होगा? यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से घुलती मिलती है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सृजनात्मक बच्चे की पहचान करनी है। तो सृजनात्मक के लिए मानकीकृत तो दे ही नहीं सकते। आईक्यू से थोड़ी पता चलता है कि कोई कितना क्रिएटिव सोच लेता है। वस्तुनिष्ठ, जैसे ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है 4, तुमको पेपर में केवल टिक लगाना होगा, उससे मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कितने क्रिएटिव हो? उसके लिए तो भाई डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए जिसमें तुम अपने मन की बात लिख सको। ठीक है, अब ये बात जो है ये बच्चे का सामाजिक व्यवहार दिखाएगी, ना कि दिमागी व्यवहार की दिमाग से वो कितनी तेज है, दिमाग से कितनी क्रिएटिव है। उसके लिए तो भाई जब वो समस्याओं को हल करे तब उसको ऑब्जर्व करो कि वो कितना क्रिएटिवली सोच पा रही है। तो इसका आंसर होगा डी। 23, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में सहायता के लिए कहना। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के और उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं और वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। अभी 1 मिनट आराम से पढ़ो। तो मैं समाज के वंचित वर्गों को समझना है, तो जिस टॉपिक में समाज के वंचित वर्गों की बात ना हो उसको हटा ही दो, पहली चीज़ तो। ओके, उनको प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में बात ही ना करें। तो ये तो गलत तरीका है ना, बात करोगे तो शायद कोई बुरा बोल दे, तुम बात ही मत करो, ये गलत है। ठीक है, बच्चों को तुम संवेदनशीलता सिखा रहे हो, ना कि बच्चों के लिए तुम संवेदनशील बन रहे हो। क्या लिखा है? बच्चों को संवेदनशील बनाना। अरे बच्चों से नहीं बनाना है भाई, वो राम है, उनसे नहीं बोलना होता ये सब, तुम्हें बदलना है, उनको नहीं। तो ये 2 तो शुद्ध गलत हो गए। अन्य बच्चों को ये कहना कि ये कमजोर बच्चे हैं इनको सिखाओ, तो तुम क्या करोगे फिर? अध्यापिका कर सकती है, तो अध्यापिका तो कुछ करेगी ही ना, वो तो बोल दी तुम यार तुम पढ़ा दो, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये भी गलत तरीका है। ये पढ़ो, तुम विचार करोगे कि वो पक्षपात ना हो। 24वां, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के कारण दलित बच्चों को अलग बैठा दिया जाए। लड़कियों को गणित और विज्ञान लेने के लिए प्रोत्साहित ना किया जाए। और अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में बच्चों से कम अपेक्षा होती है। 3 में दिख रहा है कि भेदभाव हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। इसमें भेदभाव कहाँ दिख रहा है? भेदभाव कैसे कोई इसमें अलग बैठाया जा रहा है, भेदभाव है। इसमें लड़कियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, तो लड़का लड़की में भेदभाव है। कमजोर गरीब बच्चों से तुम्हारी अपेक्षा कम है, तो गरीब और अमीर में भेदभाव कर रहे हो तुम। तो ऑब्वियसली आंसर होगा ए। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है? 50 से नीचे आईक्यू,
अन्य बच्चों को धमका रहा है, आक्रामक कार्यों में लगा है, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहरा रहा है, यानी कि बार बार एक हाथ से खुद को मार रहा है सर पे, ऐसा कुछ बार बार कर रहा है वो, या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने की कठिनाई हो। आईक्यू को हमारे यहाँ माना नहीं जाता है, तो ये हटाओ। अन्य बच्चों को धमकाने से वो गधा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने टॉपर हैं वो भी कम बदतमीज नहीं है हिंदुस्तान में। एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराने से शारीरिक अशक्तता तो हो सकती है कि उसको मान लो हाथ में दिक्कत हो या सर में दर्द हो रहा हो या कोई बीमारी हो मेंटल, लेकिन सीखने में कठिनाई है, इसका ऐसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन शब्दों को अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई से दिक्कत हो रही है, तो आंसर डी होगा। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के साथ अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तीसरा, बच्चों को अपनी भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। चौथा, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो आंसर क्या होगा? जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनसे महसूस करवाओगे कि वो गधे हैं, ये तो गलत है। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं या बच्चों की जिज्ञासा को दिखाते हैं कि बच्चा जिज्ञासु इसलिए पूछ रहा है। तुम बच्चे से प्रश्न पूछोगे तो उसकी जिज्ञासा शायद बढ़ जाए। बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए अगर प्रोत्साहन देना है तो उससे बच्चे की जिज्ञासा थोड़ी बढ़ जाएगी। तुम बच्चे से कुछ पूछ दिए तो बच्चा सोचेगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। पर अगर बच्चे से प्रश्न पूछवाना है तो पहला ऑप्शन नहीं लगेगा। प्रश्न पूछने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करवाना ताकि वो बोलना सीख जाए, ये भी गलत तरीका है। तो आंसर तो बी है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं और संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। मतलब ये कि प्रश्न जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच बातें होंगी, उससे उनका लर्निंग बढ़ जाता है, ये भी सत्य है। संकल्पनात्मक स्पष्टता, कोई टॉपिक कितना समझ में आया है ये भी पता चल जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों के सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षणों के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक हो जाते हैं, जब परीक्षा के अंक और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। क्या आंसर होगा? बच्चों की क्षमता को बढ़ाना है, क्षमता को नापना नहीं है, क्षमता को गिराना नहीं है, क्षमता को समझना नहीं है, क्षमता को बढ़ाना है। शब्द को ध्यान से समझना इस बात की। तो अब देखो किस में हो रहा है। एकमात्र शब्द आ गया, एक तो यहीं से देख लिया, तो ये हटाओ, क्वेश्चन गलत है, लाइन ही नहीं पढ़नी है, जो शब्द ही देख लिया मैंने। ठीक है, दोहराने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो क्या तुम उसकी क्षमता बढ़ाए हो? तो ये भी गलत है। ठीक है, अब आए बी और डी। आंसर बी है वैसे, ओके, इसका आंसर बी है। अब मैं तुम्हें समझा देता हूं कि डी क्यों नहीं होगा। अंक से योग्यता नापना, ये भी गलत है। जो बच्चे कम अंक लाए वो ऐसा थोड़ा ही है कि जीवन भर भीख ही मांगे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब आकलन पद्धति में क्या होगा कि विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित करोगे। हाँ, विद्यार्थी ने देखो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं, तो क्यों आंसर दिए हैं किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के? जैसे कि हमारी गाय पे 5 लाइन का निबंध लिखो, तो हर बच्चे ने अलग अलग लाइन लिखी है।
तो उसको नापने के लिए तुम अलग अलग चीज़ों का यूज करोगे। अगर केवल राइटिंग के हिसाब से नंबर देने लगोगे तो गलत बात है, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर होगा बी 28। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा कैसी है, कार्य के लिए पैसा कितना मिलेगा, पुरस्कार कितना मिलेगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर कैसा है, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं कितनी हैं। पुरस्कार हटाओ, अध्यापिका की मनोदशा हटाओ, बच्चे से मतलब नहीं है। अध्यापिका का मन नहीं है तो कम सहारा देगी, अध्यापिका का मन है तो ज़्यादा सहारा देगी, तो ये तो गलत बात है। अब ये बची दो चीज़ें, ये दोनों सही हैं। इन दोनों में ज़्यादा क्या सही है कि बच्चा पढ़ कैसे पा रहा है। नैसर्गिक योग्यता हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बच्चे के निष्पादन का स्तर कितना है, बच्चा एक्चुअल में कितना सीख पा रहा है। अगला, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप क्या विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास के सीख जाते हैं क्योंकि उनकी जन्मजात विशेषता है। विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वो संकलनात्मक आधार नहीं समझते हो। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए है। क्यों ए है? देखो, सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं है, ये गलत बात है। तुम भेदभाव कर रहे हो कुछ बच्चों से और सभी बच्चों में। लड़कों में विशेषता होती है, ये भी भेदभाव है लड़के लड़कियों में। बच्चों को प्रैक्टिकल करवाओ, चाहे उन्हें थ्योरी आती हो चाहे ना आती हो, ये गलत तरीका है। थ्योरी भी पढ़ाओ और प्रैक्टिकल भी पढ़ाओ, T+P, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो ये भी गलत तरीका है। बच्चों की जो गलतियां होती हैं, उनके दिमाग में जो व्यवस्था चल रही है उसको समझाती हैं, उसको समझो और उस हिसाब से पढ़ाओ, तो आंसर होगा ए। आखिरी क्वेश्चन, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन उपलब्ध नहीं कर रही है। बी, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया हो। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है। समझेंगे कैसे? इनमें से कोई नहीं तब होगा जब ये तीनों गलत होंगे। तो पहले से देखते हैं। देखो, एक बच्चा इसलिए फेल हुआ है क्योंकि सरकार जो है टेक्नोलॉजी नहीं दे रही है। तो भाई 1950 में पेपर हुए हो, मान लो 1970 में हमारे तुम्हारे घर वालों माँ बाप ने पेपर दिए होंगे, तो वो काहे फिर पैसे पास हो गए? तब भी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो ये तो गलत है। बच्चा फेल इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी वंश ही कमज़ोर है, उसको शरीर ही कमज़ोर है, उसका दिमाग पैदाइशी कमज़ोर है, ये भी गलत है। अब सी सही हुआ तो सी आंसर है, नहीं तो डी आंसर है। एक बच्चे की जो असफलता है, ठीक है, वो जो पढ़ने की व्यवस्था है और बच्चे के प्रति उस व्यवस्था की जो प्रतिक्रिया है उसको दिखाती है, ये बिल्कुल सही बात है। तुम बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हो, तुम्हारी व्यवस्था सही नहीं है। इस तरह से इन 30 क्वेश्चनों को मैंने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।